नमस्कार मित्रों। कल हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पूरे कर चुके हैं। तो आज हम रचना और काल के आधार पर क्रियाओं का जो विभाजन किया गया उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो क्रिया के रचना के आधार पर पहला भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। तो इस क्रिया के अंदर आपको पता ही है, प्रेरणा के मतलब प्रेरणा देकर एक कार्य किया जाता है। तो इसकी परिभाषा के ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे जहाँ कर्ता खुद क्रिया न करके दूसरे को क्रिया करने की प्रेरणा देता है वह प्रेरणात्मक क्रिया कहलाती है। अर्थात आपको पता ही है, प्रेरणा किसी दूसरे को देकर काम करवाना ही प्रेरणा कहलाती है। तो बस सीधा सा है प्रेरणात्मक क्रिया, जिसमें किसी दूसरे को प्रेरणा देकर कार्य करवाया जाए वह क्रिया प्रेरणात्मक क्रिया कहलाती है। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी से पत्र लिखवाया। तो यहाँ पर शिक्षक विद्यार्थी को प्रेरणा देता है या आदेश देता है। प्रेरणा या आदेश एक सिमिलर ही मानिए आप। यहाँ पर शिक्षक विद्यार्थी को कि पत्र लिखने की प्रेरणा देता है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। और उसके बाद में यहाँ पर सोहन नाई से बाल कटवाए। तो यहाँ पर सोहन नाई को आदेश देता है या प्रेरणा प्रेरणा देता है कि हाँ भाई आप मेरी कटिंग कर दो। तो यहाँ पर भी कौन सी क्रिया हो जाती है? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। तो आप ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं नाम धातु क्रिया। तो इसके अंदर जब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से क्रिया का निर्माण होता है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इसके अंदर संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण, मैंने संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण की परिभाषा आपको लिखा चुका हूँ और इनकी सेपरेट अलग अलग वीडियो भी बनाई जा चुकी है। तो आप उनको देख के आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नाम धातु क्रिया में। नाम धातु क्रिया वह क्रिया जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से क्रिया का निर्माण होता है तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे मुझ पर दृश्य फिल्माया। तो यहाँ पर ये फिल्माया, यहाँ पर ये फिल्म एक संज्ञा है और यहाँ पर सेठ ने मकान हथियाया। तो ये भी नाम धातु क्रिया है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अपन जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे क्योंकि क्रिया के ये भेद बहुत कम पूछे जाते हैं। आपको इनके नाम जरूर पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई क्रिया की परिभाषा लिखते हुए क्रिया के संरचना के आधार पर भेदों का कि विभाजन कीजिए या उनको परिभाषित कीजिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जब कर्ता एक कार्य समाप्त कर उसी पल दूसरा कार्य प्रारंभ कर देता है तो जो पहले क्रिया होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो पूर्वकालिक आप पहले समझे, पहले काल। तो यहाँ पर जब कर्ता एक कार्य समाप्त कर दूसरा कार्य प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो आप उदाहरण के तौर से समझेंगे तो जैसे सुरेश खाना खाकर विद्यालय चला जाता है। तो यहाँ पर खाकर सुरेश खाना खाकर विद्यालय जाता है। तो पहले उसने कौन सा कार्य किया? उसने खाना खाने का कार्य किया, उसके बाद में वह विद्यालय गया। तो जो सोहन है उसने पहली क्रिया कौन सी की? खाना खाने की क्रिया पहली क्रिया की। तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हो जाती है? सुरेश खाना खाकर गया। तो यहाँ पर खाकर पहली क्रिया हो जाती है। वहीं बच्चा दूध पीकर सो गया। तो बच्चे ने पहले कौन सी क्रिया की? पहले सोना हो पहले उसने सोने का कार्य किया या पहले उसने दूध पीने का कार्य किया? पहले बच्चे ने कि दूध पीने का कार्य किया, उसके बाद में उसने उसके बाद में वह सो गया। तो यहाँ पर पहली क्रिया कौन सी है? तो पहली क्रिया यहाँ पर पीकर, दूध पीकर है। तो यही क्रिया कौन सी क्रिया हो जाती है? पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। अब पूर्वकालिक क्रिया को याद रखने के लिए आपको मैं एक चीज बता देता हूँ। पूर्वकालिक क्रिया के अंत में कर, ये जो कर शब्द है ये लगता है। जैसे सोकर, उठकर, यहाँ पर देखिए सोकर, उठकर, पीकर, खाकर, जाकर। तो यहाँ पर कर 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 ये शब्द यूज हो रहे हैं। तो आपको आपसे मान लीजिए ये पूछ ले, आपको कोई शब्द दे दिया जाए जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, तो आपको यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है। तो आप थोड़ा सा ध्यान में रख के कर शब्द को ध्यान में रख के आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ कौन सी क्रिया है। तो आगे अपन चर्चा करते हैं। पहले आपको अगर इसके थोड़े से भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इससे ले सकते हैं। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं तात्कालिक क्रिया। अब इस क्रिया के अंदर क्या होता है आप सुन लीजिए। वह क्रिया जिसमें पहली क्रिया घटने के तत्काल बाद दूसरी क्रिया घटित हो जाती है तो वह क्रिया कौन सी कहलाती है? तात्कालिक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में जैसे ही एक क्रिया होगी उसके तुरंत बाद कि एक साथ ही उसी समय एक दूसरी क्रिया भी घटित होगी, तो उसी क्रिया को तात्कालिक क्रिया कहते हैं। तो इसके अंदर तात्काल का मतलब होता है जल्दी से, तुरंत प्रभाव से। तो उसी को क्या कहते हैं? तात्कालिक क्रिया। अब उदाहरण के तौर पे समझेंगे। जैसे वह खाना खाते ही
सो गया, मतलब उसने खाना खाया और खाने के तुरंत बाद वह सो गया, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाती है? तात्कालिक क्रिया हो जाती है। वहीं वह नहाते ही मंदिर चला गया, तो उसने नहाने का कार्य किया और नहाने का कार्य करने के तुरंत बाद ही वह मंदिर चला गया, तो यहाँ पर तुरंत की भावना है, मतलब बहुत अल्प समय के अंदर काम हुआ है, मतलब तत्काल समय में काम हुआ है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाती है? तात्कालिक क्रिया हो जाती है। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। जैसे संयुक्त क्रिया, इस क्रिया में क्या होता है? इस क्रिया में कई क्रियाओं का एक साथ मिलन होकर ये क्रिया संपन्न होती है, मतलब कि एक क्रिया के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती है। जैसे क्रिया में कई क्रियाओं के संयुक्त हो जाने से एक क्रिया का अर्थ निकलता है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे दीक्षा लिखा करती होगी, तो यहाँ पर लिखना और यहाँ पर करती होगी, ये दो क्रियाएं हैं। ये तो अपनी मुख्य क्रिया है, लिखना तो अपनी मुख्य क्रिया, और करती होगी ये कौन सी है? सहायक क्रिया है। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, तो इसके अंदर मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों क्रिया मतलब संयुक्त होकर एक क्रिया बन रही है, मतलब कि दो क्रिया संयुक्त होकर एक क्रिया का अर्थ निकाल रही है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाती है? संयुक्त क्रिया हो जाती है। और इसके बाद में दूसरे उदाहरण देख लेते हैं। वह खाना खा चुका होगा, तो यहाँ पर खाना खा तो हो जाती है मुख्य क्रिया, और चुका होगा ये कौन सी हो जाती है? सहायक क्रिया। वहीं मैं यहाँ रोज आया जाया, यहाँ पर आया जाया तो क्या हो जाती है? मुख्य क्रिया, और करता हूँ ये कौन सी हो जाती है? सहायक क्रिया। तो आप इनका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं काल के आधार पर। एक बात पहले बता देता हूँ, अभी जस्ट थोड़े शायद 2020 या 2022, हाँ 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि क्रिया को परिभाषित करते हुए काल के आधार पर क्रियाओं का मतलब क्रिया के भेद बताइए। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ये शायद आपको बहुत कम देखने को मिले, लेकिन आपको इसको ध्यान में रखना है। तो और ये बहुत ही सिंपल है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि भविष्य, वर्तमान और भूतकाल का आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, बाकी ये सिंपल है एकदम। तो इसके अंदर चर्चा करते हैं। तो मतलब काल के आधार पर क्रियाओं के तीन भेदों में विभाजित किया गया है: भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। तो चलते हैं भूतकालिक क्रिया। तो भूतकालिक क्रिया में भूतकाल का मतलब पता ही है, जो पीछे बीता समय में जो क्रिया घटित होती है, जो बीते समय में क्रिया घटित होती है, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? भूतकालिक क्रिया कहते हैं। परिभाषा देख लेते हैं। वह क्रिया जो एक सेकेंड, वह क्रिया जो बीते समय में संपन्न होती है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? भूतकालिक क्रिया कहते हैं। मतलब वह क्रिया जो पिछले अपने जो पास्ट के अंदर घटित हुई है उसको कौन सी क्रिया कहेंगे? भूतकालिक क्रिया कहते हैं। भूतकाल को इंग्लिश में आपको पता है पास्ट बोलते हैं। तो अपन अब आगे उदाहरण देख लेते हैं। वह पत्र लिख रहे थे, तो लिख रहे थे यहाँ पर थे से साफ साफ पता चल रहा है कि यह पास्ट की बात हो रही है, मतलब भूतकाल की बात हो रही है। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। मैंने चाय पी ली, तो यहाँ पर ली भी भूतकाल को प्रदर्शित कर रहा है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि भूतकालिक क्रिया किसे कहते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं वर्तमानकालिक क्रिया के बारे में। तो वर्तमानकालिक क्रिया वही वर्तमान, जिसको आप इंग्लिश में प्रेजेंट बोलते हैं, मतलब कि वह घटना जो मतलब वर्तमान के अंदर संपन्न हुई है उस घटना को क्या कहते हैं? वर्तमानकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे परिभाषा देख लेते हैं। वह क्रिया जो चालू समय में या जो समय में संपन्न होती है उसे वर्तमानकालिक क्रिया कहते हैं। ये एक सिंपल सी परिभाषा है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो मतलब वह अभी खाना खा रहा है, तो यह एक वर्तमान की है। तो लड़का खेल रहा है, तो लड़का अभी भी खेल रहा है, मतलब वर्तमान में वो काम चालू है, मतलब वर्तमान में वो खेल रहा है, वर्तमान में भी वो खा रहा है। तो जो चीज़ वर्तमान में क्रिया घटित हो रही है उस क्रिया को क्या क्रिया कहेंगे? वर्तमानकालिक क्रिया कहेंगे। तो इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं भविष्यकालिक क्रिया। तो भविष्यकालिक क्रिया वो आपको पता है, भविष्य मतलब फ्यूचर, तो फ्यूचर के अंदर घटित होने वाली घटनाओं मतलब कि क्रियाओं को क्या कहते हैं? भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। परिभाषा देख लेते हैं। वह क्रिया जो आने वाले समय में संपन्न होती है उसे भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। मतलब कि जो अभी जो अपना भविष्य आने वाला है, जो अपना फ्यूचर आने वाला है, उसमें जो क्रियाएं घटित होती हैं उनको कौन सी क्रियाएं कहते हैं? उनको भविष्यकालिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। माली पौधों में पानी देगा, मतलब कि माली पौधों के अंदर पानी देगा, तो यहाँ पर ये कौन सी क्रिया हो जाती है? देगा। देगा में साफ साफ पता चल रहा है कि फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ पर वर्तमानकालिक क्रिया हो जाती है। वहीं हम सब खेलने जाएंगे, तो यहाँ पर भी फ्यूचर की बात हो रही है, तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और मैंने आपको क्रिया का टॉपिक पूरा करा दिया है। क्रिया की मतलब कि कर्म के आधार पर भेद बता दिए हैं, रचना या प्रयोग के आधार पर भेद बता दिए हैं, और काल के आधार पर भेद बता दिए। और जो अपनी पहली जो कक्षा हुई थी उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि जो विगत कक्षाओं के अंदर क्वेश्चन आए गए हैं क्रिया के अंदर, वो भी मैंने आपको लिखा दिए थे।
और आप ये मान के चलिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कन्फर्म आएगा ही आएगा, क्योंकि पिछली कक्षाओं की जो परीक्षा आपके बोर्ड की परीक्षाओं के अंदर क्रिया से संबंधित मतलब हर जो परीक्षा आपका बोर्ड का पेपर हुआ है उसके अंदर एक क्वेश्चन क्रिया का आया ही आया है। तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए, खेलिए, खाइए पिए, मज़े कीजिए।